यस सर। सर। तो आज अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स में जो कुछ टॉपिक हैं वो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेस्ड ऑन हाइजेंस प्रिंसिपल, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेस्ड ऑन हाइजेंस प्रिंसिपल, ये सारे जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि पढ़ा भी चुके हैं आपको, वही चीज़ें हैं, कुछ बेसिक सी बातें हैं। जैसे कुछ एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ड्रॉ किए, जेड एक्सिस ड्रॉ किए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो हमारी एक्स एक्सिस बाई एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। प्रोपेगेशन की डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और ओवरऑल जो आपका वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर वेव प्रोपोगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस के अलोंग होगा और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग अगर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑकर साइमल्टेनियसली, देयरफॉर दे अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। यानी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन हो रहा है, जो वेरी कर रहे हैं, साइनोसॉइडल फंक्शन की तरह वेरी कर रहे हैं, तो उनका वेरिएशन एक सेम फेज में हो रहा है। यानी कि जो उनका मैक्सिमा और मिनिमा है वो एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैक्सिमा आएगा तभी मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मिनिमा आएगा तभी मैग्नेटिक फील्ड का भी मिनिमा आएगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और प्रोपेगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड ऑन इंटायरली ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो डिपेंड कर रही है इंटायरली ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। यानी कि जो मीडियम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, उन्हें पास करने में कितना ईजी पाथ प्रोवाइड कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि जो मीडियम है, मीडियम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पास आउट करेंगे तो उनकी जो परमिटिविटी है या फिर परमिएबिलिटी है उन पर डिपेंड करेगा, कि मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी आसानी से उनको पास करने दे रहे हैं, ठीक है। इन विच द वेव ट्रेवल एंड डू नॉट ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ दियर वाइब्रेशन। यानी कि एम्पलीट्यूड पर स्पीड डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड। अगर वेव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड होगी c इक्वल टू 1/√μ0 ठीक है। न्यू नॉट परमिटिविटी, न्यू नॉट परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, ये तो पता ही है। फॉर द डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ई वेव मोर सिग्निफिकेंस इज गिवन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड लाइट वेक्टर, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे हम लाइट वेक्टर बोलते हैं। जैसे एक फार्मूला और हमने बताया था, c इक्वल टू E/B वाला फार्मूला बताया था, उससे हमें पता चल रहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डोमिनेट करता है, और जो आपकी मोर सिग्निफिकेंस है लाइट वेक्टर, यानी कि जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द लाइट की प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सभी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइट वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपकी वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत हो रही है। तो वेव ऑप्टिक्स में कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट क्या होता है उसे हम समझेंगे। वेव फ्रंट को समझने से पहले वेवलेट को समझ लेते हैं। ए वेवलेट इज ए पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यानी कि जब हमारी लाइट ट्रेवल करेगी मीडियम में, तो मीडियम में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, ठीक है। तो वेवलेट क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, पूरा पाथ नहीं ले रहे हैं कि पूरे पाथ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पर डिस्टर्बेंस अभी क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट, यानी कि वेव फ्रंट है जो लोकस ऑफ पॉइंट है। यानी कि जैसे लाइट मान लो ट्रेवल कर रही है मीडियम में,
तो वो डिस्टर्ब करेगी, आगे वाले मीडियम को भी डिस्टर्ब करेगी, फिर उसके आगे डिस्टर्ब करेगी, तभी तो ट्रेवल करेगी ना। पूरे मीडियम में उसके वाइब्रेशंस फैलते चले जाएंगे, मीडियम में उसके वाइब्रेशंस फैलेंगे, तो जहां पर एक पॉइंट है उसे तो हम वेवलेट बोल रहे हैं, और वेवलेट का लोकस यानी कि वेवलेट का अगर हम पूरा पाथ कंसीडर कर लें तो उसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट, ठीक है। हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशंस, यानी कि जो आपका ट्रेवल कर रही है लाइट आगे, तो वो मीडियम में ऑसिलेट होगी, मीडियम में उसकी वेव है ना, वेव में ऑसिलेशंस होते ही हैं, मीडियम में ऑसिलेट होगी, तो उसकी वजह से जो लोकस बन रहा है उसको वेव फ्रंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम से भी हम समझेंगे। लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे। अब डायग्राम देखते हैं। देखो जैसे ये पॉइंट सोर्स है हमारा, ये डॉट दिखाई पड़ रहा है ग्रीन डॉट, ये पॉइंट सोर्स मान लिया, ठीक है। अब पॉइंट सोर्स है, इसकी वजह से जो लाइट रेज है, लाइट अगर मान लें लाइट का सोर्स है ये ग्रीन वाला पॉइंट, अब ये अपने चारों तरफ मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, तभी तो इसकी वेव आगे प्रोपेगेट करेंगी। वेव प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम में डिस्टरबेंस आएगा। अब मीडियम में जो डिस्टरबेंस आ रहा है वो ये छोटे छोटे पॉइंट जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये मान रहे हैं इन्हें वेवलेट, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये हैं वेवलेट, यानी कि जो एक पॉइंट डिस्टरबेंस है उसे हम वेवलेट बोल रहे हैं। अब वेवलेट का जो लोकस है, यानी कि जो ये सर्कल सर्कल से दिखाई पड़ रहे हैं, ये लोकस है वेवलेट का। लोकस यानी कि उन्हें अगर हम पाथ ज्वाइंट कर दें पूरे पाथ को, तो उसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ब्लू वाला जो लाइन है, ब्लू वाले सर्किल्स हैं, ये हैं वेव फ्रंट, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। अब पॉइंट सोर्स होगा तो जो उसमें डिस्टरबेंस होंगे वो स्फेरिकल शेप में होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखा क्या जाता है, जो आपका डिस्टरबेंस है किसी भी एक इंस्टेंट पर वो सेम ऑसिलेशंस रखता हो, हर डायरेक्शन में सेम ऑसिलेशंस रखता हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देखो, ए वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट या वेवलेट हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशंस। सेम फेज और ऑसिलेशंस पॉइंट सोर्स के केस में कब हो सकते हैं, जब हम सर्कुलर वेव फ्रंट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कुलर वेव फ्रंट आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स में कब सेम फेज और ऑसिलेशंस होंगे, जब यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आएगा। जैसे ये देखो यहाँ पर सिलेंडर, अगर हम किसी भी पॉइंट को कंसीडर करेंगे, वेव फ्रंट की जैसे डेफिनेशन है आपने पढ़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग समझ में आया होगा। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या है, जब लाइन सोर्स है तो उससे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेगा, ठीक है, क्योंकि सेम फेज और सेम ऑसिलेशंस। सिलेंडर के केस में जैसे हम गॉसियन सरफेस बनाते थे ना, लाइन सोर्स के केस में सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनता था ना, सेम फेज और सेम ऑसिलेशंस यहाँ पर अगर हम कंसीडर करेंगे तो वो सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है, लाइन सोर्स के लिए। यस सर। हाँ, तो अब देखो जैसे ये अपना पैरेलल लाइट रेज होंगी तो अपना जो स्क्वायर के फॉर्म में यानी कि सीट के फॉर्म में वेव फ्रंट आएगा, ठीक है। तो पिंक डॉट हैं वो हमारे वेवलेट को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो यहाँ पर पिंक डॉट जो दिखाई पड़ रहे हैं वो वेवलेट को प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे डॉट हैं उन्हें हम वेवलेट बोल रहे हैं। और ब्लू इनवेलप है जो, उसको हम बोल रहे हैं वेव फ्रंट, ठीक है। यानी कि वेव फ्रंट है, लोकस है, यानी कि पूरा पाथ है, और जो रेड लाइन है उसको हम रे बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, जो हमारी रे होगी वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। जहाँ भी रे को कंसीडर करेंगे, जैसे यहाँ पर वेव फ्रंट है, यहाँ पर स्क्वायर का वेव फ्रंट हमने दिखाया, तो यहाँ पर भी जो रे है वो परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट के, और जो ये सर्कुलर वेव फ्रंट है वहाँ पर भी रे परपेंडिकुलर है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है वहाँ पर भी रे परपेंडिकुलर। रे यानी कि जो लाइट हमारी ट्रेवल करेगी वो वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, ठीक है। वेव फ्रंट ही आगे ट्रेवल करते चले जाएंगे और उनके ही ट्रेवल की डायरेक्शन होगी, उन्हीं को हम रे मान के चलेंगे, ठीक है। रे क्या है, अब जो वेव फ्रंट के ट्रेवलिंग डायरेक्शन है वो ये इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अपनी रे ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो अपनी रे है जो हम रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारी रे है, ठीक है। अब हाइजेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये हाइजेंस प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इसे भी बोल सकते हैं। तो जैसे कोई सोर्स है, एस का सोर्स है, उसकी वजह से जो रेज निकली हैं वो इस टाइप की दिखाई गई, और रेज पर भी कोई हमने लोकस अभी माना नहीं है, लेकिन एक सेम फेज और ऑसिलेशंस के हमने पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। कोई पॉइंट सोर्स है तो उसके चारों तरफ सर्कुलर
शेप में ही सेम फेज और सेम ऑसिलेशंस के पॉइंट अब ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट ड्रॉ किए गए हैं। अब देखो यही वेव फ्रंट अपना बन के तैयार हो गया। इस पे अगर हमने लोकस को पूरे पाथ को कंसीडर कर लिया तो ये वेव फ्रंट हम इसे बोल देंगे। अब ये वेव फ्रंट है, यानी कि जो यहाँ पर छोटे छोटे से अपने पॉइंट लिए थे, ये एक प्रकार से खुद सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, कि छोटे छोटे से जो वेवलेट हैं ये अपने आप को सोर्स समझेंगी। ये इन्हें लगेगा कि मैं खुद ही सोर्स हूँ, और वो खुद सोर्स समझ के फिर अपने सर्कुलर वेव फ्रंट अपने चारों तरफ बनाएंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है हाइजेंस प्रिंसिपल का। ठीक है, यानी दोबारा समझ लो, जैसे ये सोर्स था एस सोर्स की वजह से चारों तरफ वेवलेट निकल रही थी, और वो वेवलेट फिर बाद में अपने आप को खुद को अपने आप को सोर्स समझने लगी। फिर वो अपने चारों तरफ वेव फ्रंट बनाएंगे, वो चारों तरफ वेव फ्रंट बनाएंगे। फिर ऐसे क्या होगा, जो नए वेव फ्रंट बनेंगे उनकी जो वेवलेट होंगी वो भी अपने आप को सोर्स समझेंगी, और वो फिर आगे अपने वेव फ्रंट बनाएंगी। तो इस प्रकार से अपनी वेव प्रोपगेट होती रहती है। ठीक है, जैसे ये देखो, फिर इन्होंने क्या किया, जो ये छोटे छोटे से पॉइंट थे इन्होंने वेव फ्रंट बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो छोटे छोटे से पॉइंट थे इनको अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इनके चारों तरफ जो अपना वेव फ्रंट बन रहा है, इन वेव फ्रंट के फिर लोकस को हमने कंसीडर किया तो एक नया वेव फ्रंट बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये नया वेव फ्रंट जो ब्लू लाइन का दिखाई पड़ रहा है एक नया वेव फ्रंट है। ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। न्यू वेव फ्रंट है जो स्फेरिकल शेप का अपना बन के तैयार हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अपनी पैरेलल लाइट रे जो होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो अब पैरेलल हो गई तो वहाँ पर क्या होगा, जो वेव फ्रंट होंगे वो स्ट्रेट वेव फ्रंट, यानी कि जो अपना स्क्वायर के फॉर्म में अभी जैसे हमने बताया था उस टाइप के वेव फ्रंट आएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो वेवलेट होंगी उनकी वेव फ्रंट वेवलेट से मिलके बन रहा है, तो वो भी अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सोर्स समझेंगे। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट सोर्स समझ रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट सोर्स समझने की वजह से वो भी अपने चारों तरफ वेव फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, और उन वेव फ्रंट का जो लोकस होगा, हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो क्या? आपकी आवाज कट आ रही ना कि नहीं आई? यस सर। हाँ, तो अब ये देखो, ये जो अपने छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो वेवलेट हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट सोर्स समझेंगे, यानी कि उन्हें लगेगा कि मैं खुद का ही एक सोर्स हूँ। और हालांकि ये वेवलेट जो हैं वो एक सोर्स से ही निकल के आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर सोर्स है उसी सोर्स से ये वेवलेट निकल के आ रही हैं, लेकिन ये वेवलेट अपने आप को खुद के सोर्स समझ रहे हैं। इन्हें हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाने में यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो वेव फ्रंट बना है, यानी कि जो ये वेवलेट है इनके जो लोकस है, आउटर लोकस हमने कंसीडर कर लिया, और यहाँ पर जो एक वेव फ्रंट न्यू वेव फ्रंट बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये प्लेन फॉर्म में आ रहा है। ये प्लेन फॉर्म में क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने सोर्स से जो काफ़ी दूर है, तो एक जब दूर होता है अपना सोर्स तो अपने पैरेलल रेज ऑफ लाइट को हम कंसीडर करते हैं। जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट होंगी तो वहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट आएगा। ठीक है, अब वेवलेट जैसे कि यहाँ पे लिखा है, वेवलेट हैं जो रेड डॉट हैं वो वेवलेट प्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये हाइजेंस प्रिंसिपल है जो आपको लिखना पड़ेगा, वो ये है जो थ्योरी में, तो हाइजेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल है वो ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा हर एक पॉइंट है वेव फ्रंट का, जैसे कि यहाँ पर देखो जो ये मिडल में जो पॉइंट है जो डॉट डॉट वाले दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी किसी ना किसी वेव फ्रंट के ही पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये हर एक पॉइंट अपने आप को क्या समझ रहे हैं, एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। इन्हें लग रहा है कि वो फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है हाइजेंस प्रिंसिपल का, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द फॉरवर्ड इन्वेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट एट दैट टाइम। यानी कि जो न्यू वेव फ्रंट है हमारा जो बन के आ रहा है, जो आउटर वेव फ्रंट हम ले रहे हैं, ये इन्वेलप है। और जो क्या इन्वेलप है, जो अपना ये हर एक वेवलेट की वजह से जो वेव फ्रंट बन के आ रहा है उनका इन्वेलप है ये न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम ले रहे हैं। बैकवर्ड वाले को हम न्यू वेव फ्रंट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि एक बाइकॉट और क्रिचॉफ्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, बैकवर्ड वेव फ्रंट इज रिजेक्टेड। वाई, इसका रीज़न क्या है कि जो बाइकॉट
और एक किरचॉफ, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया था कि एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होता है सेकेंडरी वेवलेट का वो हाफ 1 प्लस कॉस थीटा होता है। यहाँ पर थीटा क्या होता है, जो आपकी वेवलेट की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है और जो परपेंडिकुलर है उनके बीच का एंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर ये अपना रेड रे जा रही है, ये परपेंडिकुलर है, और वेवलेट की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को हम लेंगे उनके बीच का एंगल। ठीक है, अगर हम बैकवर्ड को कंसीडर करेंगे तो बैकवर्ड वाले केस में ये एंगल हो जाएगा पूरा 180 डिग्री का। ठीक है, तो 180 डिग्री का जब थीटा हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री होता है -1। ठीक है, तो उस केस में ये 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम बैकवर्ड वाले वेव फ्रंट को रिजेक्ट करते हैं और फॉरवर्ड वाले वेव फ्रंट को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। कुल मिला के यही है कि जो हर प्राइमरी वेव फ्रंट से जो सेकेंडरी वेव फ्रंट निकलेगा वो भी हर एक पॉइंट उसका एक न्यू और फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेगा और वो भी अपने वेव फ्रंट बनाएगा, और उन वेव फ्रंट का जो इन्वेलप होगा उस आउटर इन्वेलप को हम न्यू वेव फ्रंट बोलेंगे। ठीक है, ये है हाइजेंस प्रिंसिपल। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एट द प्लेन सोर्स। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन का लॉ अगर हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक्स वाई। अब यहाँ पर लाइट स्ट्राइक की, लाइट स्ट्राइक करने के बाद जैसे नॉर्मली रिफ्लेक्ट करती है वो रिफ्लेक्ट कर रही। यहाँ पर ए बी को हम ले रहे हैं जो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, इंसिडेंट लाइट का जो वेव फ्रंट है वो ए बी है, और फिर ए बी से फिर हम रिफ्लेक्टेड लाइट का वेव फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट का वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे, जो आपकी ए बी से जो ये डिस्टेंस है उसको हम आर्क में ले लेंगे, कंपास में ले लेंगे, फिर उसको यहाँ से लेके ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे अभी पॉइंट का नाम रखते हैं, जैसे ये सी पॉइंट है, बी से सी तक की हमने डिस्टेंस कंपास में ले ली और फिर ए से कंपास को रखा, फिर एक आर्क लगा दी, फिर जो सी से डी का पॉइंट हम मिला देंगे तो ये हमारी बन जाएगी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट है उसके बीच का एंगल आई है, फिर अगर हम थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे तो ये आई एंगल है, तो ये भी हमारा आई एंगल हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री का नॉर्मल है तो यहाँ पर भी ये आई का ही एंगल आएगा। ठीक है, वैसे ही आर का एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल हमने बनाया है और ये एंगल भी आर ही हो जाएगा, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगानी है बस। ठीक है, अब ये ई पॉइंट और ये जी पॉइंट का नाम रख दिया है। जो ये तीन हमने रे बनाई हैं, यहाँ पर 3 रे बनाई, तो मिडिल पॉइंट यहाँ का ई है और ये जी पॉइंट है। ठीक है, अब जो ए बी है इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सी डी है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, एक्स वाई है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब सी बी द स्पीड ऑफ लाइट, अगर सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, टी बी द टाइम टेकन बाय लाइट टू गो फ्रॉम बी टू सी। अब बी से सी तक लाइट जा रही है तो उसका टाइम है टी। ठीक है, और ए टू डी या फिर ए से डी तक लाइट जा रही है तब भी उसका टाइम है टी। ठीक है, और ई टू जी, ई से जी तक लाइट जा रही है तब भी उसका टाइम है टी। ठीक है, लाइट को टाइम तो सेम ही लगेगा। अगर लाइट मान लो इंसिडेंट वेव फ्रंट पर कोई पॉइंट है और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पर भी कोई भी पॉइंट है, तो यानी इंसिडेंट वेव फ्रंट के पॉइंट से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के पॉइंट पर लाइट रे जितनी देर में जा रही है उसमें जितना टाइम लग रहा है हर एक पॉइंट के लिए वो सेम ही टाइम होगा, चाहे बी से सी पर जाए, चाहे ए से डी पर जाए, चाहे ई टू जी पर लाइट जाए, तो उसमें जो टाइम लगेगा वो टी का ही टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब टी टाइम जो हम लिख रहे हैं ई एफ अपॉन सी, जैसे ई से एफ अपॉन सी प्लस एफ जी अपॉन सी, ये डिस्टेंस एफ जी अपॉन सी, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी तो अपना टाइम होता ही है, तो टाइम को इस टाइप से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब टी है, अब ई एफ को हम क्या लिख सकते हैं, जब ये एंगल है हमारा आई का एंगल। ठीक है, आई एंगल दिखाई पड़ रहा है, अब आई का एंगल है, ये नीचे की साइड है वो ए एफ है। थोड़ी सी ज्योमेट्री हम लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा जो ई एफ होगा वो ए एफ साइन आई होगा। ठीक है, ई एफ क्या होगा, ए एफ साइन आई, और वैसे ही एफ सी जो होगा एफ जी जो होगा वो एफ सी साइन आर के इक्वल होगा। ठीक है,
तो ए एफ साइन आई अपॉन सी प्लस एफ सी साइन आर अपॉन सी लिख दोगे, ठीक है। अब क्या करो, एफ सी को पुट कर दो ए सी माइनस ए एफ, एफ सी जो है वो ए सी माइनस ए एफ अगर हम पुट कर देंगे तो एफ सी निकल के आ जाएगा, ठीक है। और वही हमें इक्वेशन में पुट करना है। जब इक्वेशन में हम इसे पुट करेंगे तो ए सी साइन आर का टर्म एक साइड ले लेंगे और ए एफ के जितने टर्म है एक साइड ले लेंगे, अपॉन सी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये थोड़ी सी चीज समझने वाली है। फॉर रे ऑफ लाइट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट द वैल्यू ऑफ ए एफ इज डिफरेंट, ए एफ आर डिफरेंट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे डिफरेंट पॉइंट के लिए तो ए एफ की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। वेव फ्रंट का हम कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे अभी ए एफ की वैल्यू कुछ और है, अगर हम ई को थोड़ा सा ऊपर खिसका देंगे तो ए एफ की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। ए एफ यहाँ कहीं पे जाके स्ट्राइक करेगा तो एफ पॉइंट आगे चला जाएगा। अगर ई की वैल्यू हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे अभी जो एक्चुअल वैल्यू है तो एफ पहले ही कहीं आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए एफ की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट हो रही है। बट लाइट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट शुड टेक द सेम टाइम, लेकिन जो लाइट आ रही है उसे तो सेम टाइम ही लेना है ना, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे जाने में सेम टाइम ही लगना चाहिए। टू रीच द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, यानी दूसरे वेव फ्रंट पर जाने में सेम टाइम लगना चाहिए, ठीक है। टाइम का सेम का कॉन्सेप्ट रखना है, यहाँ पर टाइम सेम लगेगा। तो टी शुड नॉट डिपेंड ऑन ए एफ, इसलिए टी यानी कि टाइम को ए एफ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ए एफ पर डिपेंड करेगा तो टाइम हमारा वेरी होता रहेगा, तो टाइम वेरी नहीं हो रहा है यानी कि ए एफ पर डिपेंड नहीं कर रहा। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ साइन आई माइनस साइन आर इक्वल टू जीरो। ए एफ पर टाइम इंडिपेंडेंट हो जाए तो इसके लिए जरूरी है जो ये ब्रैकेट का टर्म है वो जीरो के इक्वल हो जाए, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट का टर्म जीरो होना का मतलब साइन आई माइनस साइन आर इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, साइन आई इक्वल टू साइन आर हो जाएंगे, यानी कि आई इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, यानी कि जो इंसिडेंट्स एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। और दूसरा था कि जो आपका इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है वो तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, और यहाँ पर तीनों एक ही प्लेन में हैं भी, ठीक है। तो यानी दोनों लॉज यहाँ पर रिफ्लेक्शन के प्रूफ हो रहे हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट द प्लेन सरफेस बाय हाइजेंस प्रिंसिपल, ये प्रूफ किया है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस ऑन हाइजेंस प्रिंसिपल देखते हैं। जैसे ये स्लैब है हमारी ग्लास स्लैब, पहले रेयरर मीडियम ऊपर लिखा है सी न्यूटन, डेंसर मीडियम में लिखा है जो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी वो वी मान के चलेंगे डेंसर मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू2 है, ठीक है। अब जैसे लाइट रे हमारी आ रही है, लाइट रे जब आएगी फिर रिफ्रैक्ट होके दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है, उसका पाथ ये है, और रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो है उसका वेव फ्रंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सी डी वेव फ्रंट है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट का वेव फ्रंट है ए बी और रिफ्रैक्टेड लाइट का वेव फ्रंट है सी डी, ठीक है। वेव फ्रंट होते हैं ना वो रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर रे ऑफ लाइट के वेव फ्रंट परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं जो रे ऑफ लाइट होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल है एन, ए पॉइंट पर नॉर्मल एन है, सी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। आई है वो इंसिडेंट एंगल है, और वैसे ही थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओगे तो ये एंगल भी आई हो जाएगा, और ये है रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। यानी कि आर को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगानी है तो ये एंगल भी आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये ज्योमेट्री तो थोड़ी बहुत आती होगी ना, जैसे ये एंगल है, ये बीच वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर, तो पूरा एंगल है 90 डिग्री का, तो ये एंगल ऑब्वियस सी बात है आर हो जाएगा, ठीक है। ये ई एफ जी पॉइंट लिए हमने, कोई मिडल पॉइंट लिए हैं वेव फ्रंट पर। तो अब देखो ए बी है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और सी डी है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और एक्स वाई है रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये ड्रॉ किए हैं। अब सी बी द स्पीड ऑफ लाइट, अगर हमारी सी स्पीड ऑफ लाइट है, टी बी द टाइम टेकन बाय लाइट टू गो फ्रॉम बी टू सी, और टी है टाइम टेकन बी से सी पर जाने में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम है, ठीक है। और ए टू डी, ए से डी में जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा, यानी कि एक वेव फ्रंट के पॉइंट हैं उस पर जितना टाइम लगेगा दूसरे वेव फ्रंट के पॉइंट पर जाने में, जैसे पूरे ए बी पर जितने भी पॉइंट होंगे और सी डी पर जितने भी पॉइंट होंगे, यानी कि ए बी के
पॉइंट्स को सी डी के पॉइंट पर जाने में जितना टाइम लगेगा वो हर एक पॉइंट के लिए सेम ही होगा, ठीक है। यानी कि बी से सी पर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम ए से डी पर जाने में लगेगा, उतना ही टाइम ई से जी पर जाने में लगेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो अब टाइम यहाँ पर लिखा है ई एफ अपॉन सी प्लस एफ जी अपॉन बी, ठीक है। टाइम क्या होता है, जो डिस्टेंस है अपॉन वेलोसिटी है। ऊपर वाले मीडियम में सी की वेलोसिटी होगी और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट वी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हमने कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा है, टी इक्वल टू ए एफ साइन आर लिख सकते हैं। ई एफ है जो ई एफ को लिख सकते हैं ए एफ और साइन आई, ठीक है। फिर एफ जी है, एफ जी को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम आ जाएंगे, एफ सी जी वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे तो एफ जी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एफ सी साइन आर, ठीक है। एफ सी ये वाली डिस्टेंस है और एफ सी साइन आर के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है, अपॉन वी। अब पुट करेंगे एफ सी इक्वल टू ए सी माइनस ए एफ, ठीक है। एफ सी की वैल्यू को हम पुट करेंगे ए सी माइनस ए एफ, ए सी माइनस ए एफ करेंगे तो एफ सी ही बचेगा। अब क्या करो, अब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके हमें ए सी के टर्म को एक साइड ले आएंगे और ए एफ के टर्म को एक साइड ले आएंगे, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब देखो, अब वही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। फॉर रे ऑफ लाइट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट द वैल्यू ऑफ ए एफ आर डिफरेंट। अब ए एफ की वैल्यू डिफरेंट होगी अगर हमारे पॉइंट्स की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम थोड़ा ऊपर पॉइंट ले लेंगे, ई को थोड़ा सा ऊपर खिसका देंगे वेव फ्रंट के ऊपर, तो ए एफ की वैल्यू वेरी कर जाएगी। ई को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे तो ए एफ की वैल्यू पहले ही आ जाएगी, ए एफ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ए एफ की वैल्यू आपकी वेरी कर रही है, बट लाइट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट शुड टेक द सेम टाइम। यानी कि इंसिडेंट वेव फ्रंट को रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट में जाने में टाइम तो सेम ही लगेगा। अब चाहे ई हमारा कहीं पर भी हो, टाइम तो हमारा सेम ही लगना चाहिए इंसिडेंट वेव फ्रंट को रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट तक जाने में, ठीक है। यानी टाइम सेम लगना चाहिए, लेकिन ए एफ यहाँ पर वेरी करता रहेगा। ए एफ अगर हम ऊपर पॉइंट लेंगे तो ए एफ की वैल्यू कुछ और आएगी, ई को हम नीचे लेंगे तो ए एफ की वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है। सो टी शुड नॉट डिपेंड ऑन ए एफ, इसलिए टी हमारा ए एफ पर डिपेंड नहीं होगा। दिस इज पॉसिबल ओनली, और ये कब पॉसिबल होगा, जब ये ब्रैकेट का टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। साइन आई माइनस साइन आई अपॉन सी माइनस साइन आर अपॉन वी इक्वल टू जीरो होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। या फिर साइन आई अपॉन सी इक्वल टू साइन आर अपॉन वी होना चाहिए, और इसी को हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू सी अपॉन वी सी। और ये हमारा स्नेल्स लॉ था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू न्यू। स्नेल्स लॉ ये प्रूफ हो चुका है। और दूसरा जो लॉ होता था कि इंसिडेंट लाइट और इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होने चाहिए, वो एक ही प्लेन में भी है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर स्नेल्स लॉ भी प्रूफ हो गया और अपना फर्स्ट लॉ तो प्रूफ है ही है। तो यानी यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात। और इसको लिखना, डेरिवेशन अपनी तरफ से करना, ठीक है। बिना देखे डेरिवेशन करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और याद भी रहेगा, दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी थ्योरी आज ही कर लो, कॉपी पे लिख लो, बाकायदा डेरिवेशन करके आज ही के आज करते चलो। और इसको अगर नहीं समझ में आओ तो एक बार